क्वेश्चन आया हुआ है AIEEE 2008 में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पहले भी जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको बताए हैं, और वहां पे इसे करने के लिए एक नया फार्मूला भी हम बताए थे ड्राइव करके। तो चलो देख लेते हैं सवाल फटाफट क्या है। सवाल है हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mmHg। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.5 है। तो बच्चों प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसे हम क्या मानते हैं, पी नोट। और पी नोट यहाँ पे हमें मालूम है 17.5 mmHg। हमसे कह रहा है कि परिणामी विलयन का यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्ञात करो। तो पीएस पूछ रहा है, पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पता क्या है हमें, पता है वाटर का अमाउंट 178.2 ग्राम है, और इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जा रहा है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 178.2 ग्राम, 2 ग्राम। फिर हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 180 ग्राम पर मोल होगा। C6H12O6, यही तो है ग्लूकोज का फॉर्मूला। और वाटर का कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 ग्राम पर मोल होता है वाटर का। और हम आपको एक फार्मूला बताए थे, हम जानते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी कम होगा। तो सबसे पहली चीज कि हमारा ए वाला आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि प्योर सॉल्वेंट का भी 17.5 है, तो सॉल्यूशन का 17.5 से कम हो जाएगा, तो ऊपर वाला 3 में से कोई आंसर होगा। तो चलो बनाते हैं। हम आपको एक फार्मूला बताए थे, पी नोट माइनस पीएस बाई पीएस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। इस पे क्वेश्चन भी किए हैं पहले, देख लेना। देखो जब भी क्वेश्चन वाला वीडियो देखने बैठो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, धमकी भरे शब्दों में रिक्वेस्ट है कि प्लीज पीछे वाला वीडियो जो हम पढ़ाए हैं या जो नोट्स बनाए हो उसको देख लिया करो, उसको पूरा एक बार देख लिया करो, उसके बाद पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन खुद से भी बन जाएगा। हाँ अब आगे देखो, पी नोट कितना है 17.5 माइनस पीएस मालूम नहीं सर, यही तो निकालना है, बाई पीएस इक्वल टू एन ए कितना होगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 18 बाई 180, और डब्ल्यू एन बी की जगह पे होगा डब्ल्यू बी बाई एम बी, तो 178.2 बाई 18। अच्छा इसको भाग दे दो, 17.5 बाई पीएस माइनस 1 इक्वल टू 0.1 बाई कितना होगा 18, 108, 144, 162 बचेगा, फिर 16, 162 यानी 9.9। अच्छा 17.5 बाई पीएस इक्वल टू 1 को इधर भेज दो बच्चों, 1 प्लस पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 1 बाई 99, तो 17.5 बाई पीएस इक्वल टू 100 बाई 99। तो अब क्या होगा, पीएस को इधर ले आओ, पीएस इक्वल टू 99 इंटू 17.5 बाई 100 इक्वल टू करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहला वाला ऑप्शन 17.325 mmHg। ये हो गया हमारा आंसर। तो जल्दी से कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। गया मेरे संग 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 मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। हाँ 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल को ध्यान से देखें, लगाएं, कुछ याद आ रहा है।
पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। डायरेक्ट वहीं से सवाल है, हम बोले थे भी कि डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछ लेता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। तो पता नहीं आप ध्यान से पढ़े या कैसे पढ़े, लेकिन आप यहाँ पे समस्या निकाल रहे हैं। तो देखो ध्यान से, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी जो अल्फा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होता है, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जो सॉल्वेंट में मिलाने के बाद 100% टूट जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वे जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके क्वांटम फैक्टर I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा में क्या संबंध होगा वो पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं, इधर AXBY वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा, तोड़ने के लिए आपको बताया है, ध्यान से देखो। इसका कोफिशिएंट इसके माथे पे, इसका कोफिशिएंट इसके माथे पे, कुछ याद आया? A प्लस B, Y पॉजिटिव में जाएगा यहाँ और X निगेटिव में जाएगा यहाँ। ए का X मॉलिक्यूल है तो X से मल्टीप्लाई कर दो, B का Y है तो Y से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो T = 0 पे, यानी रिएक्शन वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी 1 मॉलिक्यूल है मान लेते हैं। और ये क्या होगा, अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो 0 है। जब टाइम T = T होता है, यानी कुछ समय बीतने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा। यानी अल्फा डिसोसिएट होके इधर टूट गया तो कितना बनाया, यहाँ पे एक से x बन रहा है, तो अल्फा से कितना बनेगा, x अल्फा, और यहाँ पे बनेगा y अल्फा। ओके, तो डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी I जो होगा, डिसोसिएशन के बाद कितना होगा, ए अनडिसोसिएटेड 1 - अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। अच्छा, टोटल जोड़ोगे तो हमारे पास आ जाएगा I = 1 प्लस अल्फा 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 कॉमन कर ले, x प्लस y माइनस 1, यहाँ पे 1 को इधर भेज दो, I - 1 = अल्फा इंटू x प्लस y माइनस 1। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I - 1/x प्लस y माइनस 1। देखो तो ध्यान से, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे है अल्फा इक्वल टू I - 1/x प्लस y माइनस 1। तो बनाओ जल्दी से और ध्यान से पढ़ते रहो। इसी तरह से हम आगे के जितना भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबका जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब बनाएंगे, टोटल सिखाएंगे आपको, बस ध्यान से पढ़ते रहो। दिस इज द आवर आंसर है AIEEE 2012 का, और इसमें हमें फाइंड करना है मोलेरिटी, मोलरता, जो कि बहुत ही सिंपल है। और क्वेश्चन क्या है तो ध्यान से देखें आप लोग, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना। तो मोलेरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, देखो एक्चुअल में कह क्या रहा है ना कि 1000 ग्राम जल में 120 ग्राम यूरिया घोलने से जल कितना है, 1000 ग्राम, सोलवेंट 1000 ग्राम, और सोल्यूट यूरिया है जो कि 120 ग्राम है, और सॉल्यूशन का डेंसिटी हमें मिल रहा है इतना, तो विलियन का मोलारता ज्ञात करना है, मोलेरिटी। तो देखो हम जानते हैं मोलेरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, या फिर अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो Na/V इन मिलीलीटर और इनटू 1000, यही ना जानते हैं। तो घट क्या रहा है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, विलय का भार कितना है, विलय का भार है 120 ग्राम, विलय का भार 120 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलय का अनुभार, जो हम हिंदी बोलते हैं उस पर ध्यान दिया करो, फिर बाद में पूछते हो हिंदी नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लिख लिया करो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलय का अनुभार कितना है, तो यूरिया का दिया भी क्वेश्चन में 60 ग्राम पर मोल होता है, निकाल भी सकते हो NH2CONH2 से, और यहाँ पे 60 ग्राम है। ओके, अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या भार बाई अनुभार 120/60 बराबर कितना 2 मोल आ गया। अच्छा, अब हमें चाहिए वॉल्यूम, तो हम जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, इंप्लाइज दैट वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू होगा मास बाई डेंसिटी। तो अब आप देखो वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो सॉल्यूट का मास 120 है प्लस सोल्वेंट का मास 1000 ग्राम है और डेंसिटी कितना है 1.15, तो हमारा आ जाएगा 1120/1.15, ये वॉल्यूम आ गया। अच्छा, किसमें आएगा बच्चों, ये आएगा मिलीलीटर में, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में दिया हुआ है। तो अब चलो मोलेरिटी फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना 2 बाई मोलेरिटी सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे होगा इन मिलीलीटर, तो 1120/1.15 और ऊपर में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि मिलीलीटर में है। तो मोलेरिटी इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1000 × 1.15 बाई 1120। इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2.05 मोलर आंसर। दिस इज द मोलेरिटी। तो जल्दी से कॉपी कर लो। दिक्कत है कहीं पे, क्या दिक्कत हो सकता है इसमें, एकदम हलवा सा तो सवाल है, हम समझ गए आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो बना लो, लिखो जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या करना है कि 2 सॉल्यूशन है HCl का, एक का मोलेरिटी है 0.5 और वॉल्यूम है 750, दूसरे का मोलेरिटी है 2 और वॉल्यूम है 250, दोनों को मिला दिए एक तीसरा सॉल्यूशन तैयार हुआ, बोल रहा है उसका मोलेरिटी कितना होगा। तो ध्यान से देखो, हम आपको पढ़ाए थे मोलेरिटी ऑफ मिक्सिंग, याद आ रहा है, मोलेरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलेरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलेरिटी ऑफ मिक्सिंग याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं याद कर रहे हो ना, एक दिन इतना धोखा खाओगे कि सोच नहीं सकते। इसलिए जो भी पढ़ रही हो उसको याद करते चलो, नहीं तो बाद में धोखा मिलेगा, धोखा। तुम जो धोखा समझ रहे हो नहीं, पढ़ाई में धोखा मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जल्दी सफलता चाहते हो तो जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ लो, मतलब समझ के। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई सॉल्यूशन तैयार होता है, 2 सॉल्यूशन जिसका मोलेरिटी, एक का M1 है वॉल्यूम V1 है, दूसरे का मोलेरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है, तो उसको मिक्स करने से एक तीसरा सॉल्यूशन बनता है जिसका मान लेते हैं कि मोलेरिटी M3 है और वॉल्यूम V3 है, मान लेते हैं। साइंस में तो सब कुछ मान के चलता है भाई। एक बार तो हद हो गया, एक बार एक मैथ के टीचर ना खाली कटोरे में रोटी बोर के खा रहे थे, कटोरे में रोटी बोर के खा रहे थे, किसी और चीज नहीं। तो एक सामने से आदमी आया और बोला कि भाई साहब कटोरे में तो कुछ है ही नहीं, आप तो खाली कटोरे में रोटी बोर के खा रहे हो। टीचर ने कहा कि भाई तुम नहीं समझोगे, हम मैथ के टीचर हैं, दाल हमने मान ली है। M3 V3 इक्वल टू, ध्यान दो इधर, M1 V1 प्लस M2 V2। ओके, तो M3 इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V3। अब V3 क्या होगा बच्चों, V3 होगा V1 प्लस V2, V3 क्या होगा V1 प्लस V2 होगा V3, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का तो दोनों को एक ही में मिला दिए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों का वॉल्यूम। तो अब देखो M3 इक्वल टू हो जाएगा M1 कितना, M1 0.5 और V1 कितना, V1 कितना 750 प्लस M2 2 और वॉल्यूम 250 बाई V3 क्या V1 प्लस V2 यानी V1 कितना 750 प्लस 250, तो M3 कैलकुलेट करो, 5 पंजे 25 की 5, 2 7 पचे 35 और 2 37, यहाँ पे दे दो 0 और फिर दे दो पॉइंट, प्लस 500 बाई 1000 जोड़ दो,
5 7 8/1000 इक्वल टू 0.875। किधर है 0.875? इधर है छुपा हुआ। ये हो गया हमारा आंसर। कर लो। अच्छा, जेईई मेन कहाँ से आ गया भाई? तो 2012 के बाद जो ये ट्रिपल का एग्जाम हुआ उसी को हम लोग बोल देते हैं जेईई मेन। अभी ज्वाइंट हो गया है मेंस और एडवांस। मेंस निकालने के बाद एडवांस का एग्जाम होता है। पहले आई ट्रिपल अलग और IIT अलग, दोनों अलग। तो एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसमें है जेईई मेन 2018 का। फॉर 1 मोलल, सबका सारे एक्वस सॉल्यूशन है और सबका मोलिलिटी जो है 1 मोल, ये 1 मोलल ही है, 1 ही है। और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट अधिकतम होगा। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, आप थोड़ा सा हिंट देंगे, आप इसको हमें बना के बताना। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग पढ़े थे डेल्टा TF इक्वल टू TF नोट माइनस TF। हमसे चाह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो TF इक्वल टू TF नोट, इसको इधर भेजो, माइनस डेल्टा TF। इसका मतलब है कि TF नोट तो सब एक्वस सॉल्यूशन है, तो सबका 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। और डेल्टा TF का वैल्यू जितना अधिक होगा TF का वैल्यू उतना ही कम होगा। और हम जानते हैं कि डेल्टा TF इक्वल टू होता I इंटू KF इंटू M। तो I का वैल्यू जिसके लिए अधिक होगा उसके लिए डेल्टा TF अधिक होगा, और जिसके लिए डेल्टा TF अधिक होगा उसके लिए TF का मान कम होगा। तो हमें अब ये फाइंड करना है कि इनमें से किसका डिसोसिएशन सबसे कम होगा। तो आप एक चीज समझ लो कि जो अंदर वाले रहते हैं इसको एक मॉलिक्यूल मान लो और इसको एक मॉलिक्यूल, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 12th में पूरा चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, तो अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है। जब पहुंचेंगे तो ये सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो होता क्या, आप सिर्फ इतना समझ लो कि इसको जो ब्रैकेट के अंदर रहता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बाहर रहता है इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, तो ये जो ब्रेक होगा वो अंदर वाला ब्रेक नहीं होगा, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है और पूरा एक है। तो जब भी टूटेगा तो ये अलग आयन में और ये अलग आयन में टूटेगा, मतलब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। यहाँ पे ये पूरा पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो आप मान के चलो कि ये और ये टूटेगा, तो जहाँ पे ज्यादा डिसोसिएशन होगा उसके लिए I का वैल्यू अधिक आएगा, और I का वैल्यू अधिक होगा तो डेल्टा TF अधिक होगा, और डेल्टा TF अधिक होगा तो TF कम होगा। और हमसे हाईएस्ट पूछ रहा है, मतलब I का कम वैल्यू किसके लिए है ये हमसे पूछ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे I का वैल्यू कम कहाँ पे होगा, I का वैल्यू कम कहाँ पे होगा वो आपको फाइंड करना है, इसको तोड़ के, और उसके बाद हमें आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आया। और नहीं भी बनता है तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, इसको हम लोग आगे करेंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। तो बस ऐसे ही दे दिए कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, बिल्कुल सिंपल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जेईई मेंस का हम लोग 2018 तक का क्वेश्चन कर लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में एडवांस का करेंगे, फिर नीट का करेंगे। और हाँ, इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें मन लगाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।